नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अमित शाह उस रात को नागपुर में क्या करने गए थे? अमित शाह की वो रात नागपुर में किन-किन लोगों से मुलाकात में गुजरी? दिन में अमित शाह किन के साथ रणनीति बनाने में जुटे? किससे उन्होंने कहा कि संजय जोशी के अलावा किसी और नाम पे विचार कर लो? और किसने उनसे कहा कि संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी में ये पद दे दो? एक लंबी कहानी है, राजनीति ऐसी चला करती है। राजनीति में संदेशे इधर से उधर जाया करते हैं और संदेशों का बहुत बड़ा महत्व होता है। मोदी जी अपनी राजनीति जीवन की आखिरी पारी में इतने विवश हो गए हैं, इतने बेबस हो गए हैं कि वो दुश्मन संजय जोशी 10 सालों से जिसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे, मोदी जी, आज वो संजय जोशी एक चुनौती बन के मोदी जी और अमित शाह के सामने खड़े हो गए हैं। हमने सबसे पहले शो किया था। सबसे पहले ब्रेकिंग खबर थी 4 पीएम की संजय जोशी को लेकर और अब टीवी चैनल भी खबर चलाने लगे कि संजय जोशी को भाजपा के अध्यक्ष बनाने की बात की गई। तो क्या संघ कोई बड़ा गेम प्लान कर रहा है? क्या इस राजनीति की आखिरी दौर की पारी में संघ मोदी से उन सब का हिसाब-किताब बराबर करना चाहता है? क्या जेपी नड्डा को सिखाना चाहता है कि शतरंज की बाजी में जब शतरंज की चौसर बिछी हो, तुम प्यादे कितनी चलो, वजीर हमारा ही होगा। तो जेपी नड्डा ने कहा था कि संघ की हमको जरूरत नहीं रही। संघ ने संजय जोशी का नाम चलाकर जेपी नड्डा को बता दिया कि जेपी नड्डा को, उनके देवताओं के देवता मोदी जी को और अमित शाह को संघ की कितनी जरूरत है। ये जो खिचड़ी पक रही है संघ में, बीजेपी में, ये जो युद्ध हो रहा है, क्या मोदी जी की सत्ता को इन चुनाव में, जो चुनाव होने जा रहे हैं राज्यों में, इसके बाद खतरा हो जाएगा? क्या मोदी जी की सत्ता हिल सकती है? तमाम बातें मैंने की हैं नागपुर में सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन से। मैंने उनसे पूछा है कि अडानी का श्रीलंका और बांग्लादेश में सरकार बदल जाने के बाद कितना बड़ा नुकसान होगा? व्यापार की दृष्टि से बिजली परियोजनाएं, पोर्ट, इन सब का क्या होगा? बिजनेस के रिपोर्टर हैं तो उन्होंने बहुत विस्तार से आज इस विषय पे भी मुझसे बात की है। मैं सीधे ले चलता हूँ राजीव रंजन जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव भाई आपका। हम लोगों ने सबसे पहले संजय जोशी का नाम लिया था और मजेदार बात यह है कि उस शो में हमने कहा था कि अभी तक देश के किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल में, किसी यूट्यूब पे संजय जोशी का नाम कहीं नहीं है। और हमने कहा था कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि संजय जोशी का नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित हो सकता है, संघ का कहना। हम लोगों ने उस शो में ये भी कहा था कि देखना अब इस पे कितने दर्जनों वीडियो बनेंगे। तो बिल्कुल वही बात है कि 4 पीएम के खुलासे के बाद फिर मेरे टीवी चैनल पे, अखबारों में और यूट्यूब पे संजय जोशी, संजय जोशी। अच्छा लगता है कि अपनी कोई लाइन हो ब्रेक की हुई हो, उसके बाद सब लोग उसकी कॉपी करें। अच्छा लगता है। खैर, जो कर रहा है अच्छी बात है। हम आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले आपने ब्रेक किया था कि हम नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले नागपुर पहुंचे थे। वो रात रुके थे, उस रात में उन्होंने किन लोगों से मुलाकात करी। उसमें ये भी था खास तौर से कि हिजड़ जो किन्नर जाति है उसके अध्यक्ष से तो मिल लिए थे वो, लेकिन बीजेपी के तमाम लोग नाराज हो गए, मिले नहीं थे और गडकरी उनसे मिलने नहीं आए थे। अब कुछ जानकारियां मेरे पास आई हैं अमित शाह को लेकर और आपके पास मुझसे ज्यादा जानकारियां हैं कि अमित शाह का नागपुर दौरा किन परिस्थितियों में हुआ? क्या संघ से कुछ वो समझौता, मध्यस्थता करने गए थे कि संजय जोशी को मत बनाओ, संजय जोशी के लिए मोदी जी राजी नहीं होंगे? और संजय जोशी अब अचानक से संगठन में, पार्टी में इतने इम्पोर्टेंट हो गए। देखिए, वक़्त, एक कहावत है कि जो बंद पड़ी घड़ी होती है, उसका भी समय एक बार आता है। कभी लौट के सुइयाँ उस तक भी आती हैं। तो वही संजय जोशी के लिए हुआ कि जो आदमी एक सेक्स सीडी के, कथित सेक्स सीडी के बाद हाशिए पे चला गया था। कहा जाता है कि मोदी जी और शाह का पक्का प्रबल विरोधी थे दोनों एक दूसरे के, और वो अचानक उसका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चलने लगता है, टीवी चैनलों की सुर्खियों में आता है, अखबार में आता है। अमित शाह का ये दौरा, आपके पास क्या इनपुट है? क्या जानकारी लेकर आया था संघ से? क्या खेल खेलना चाहते थे अमित शाह? बहुत बढ़िया सवाल है संजय जी आपका। और हमें गर्व है कि हम लोग कई सारी ब्रेकिंग न्यूज़ कर रहे हैं जिसको बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। आज तो
एक जी ने भी चला दिया है फ्लैश करके, जो हमने कई दिन पहले चलाया था कि संजय 15 सितंबर को हमने चलाया था, इनफैक्ट ब्रेक किया था ये न्यूज कि संजय जोशी जो है वो संघ के अध्यक्ष के लिए आरएसएस बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग और बहुत ही स्ट्रांग वॉइस से उनका नाम रिकमेंड कर रहा है। देखिए, ये आपने एक सही सवाल पूछा कि अमित शाह जी क्या करने आए थे। जानकारी जो अभी उभर के आ रही है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो ये है कि अमित शाह जी एक प्रपोजल लेके आए थे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए संजय जोशी के नाम पे जिद ना करें, ठीक है। और ये प्रपोजल इन्होंने ऑफर किया कि हम संगठन महामंत्री बना देते उनको, यानी जो बीएल संतोष जी, जिस पद पे बीएल संतोष है, वो संगठन महामंत्री के पोस्ट पे हम इनको ले आते हैं, पर आप अध्यक्ष पद के लिए जो है उसके लिए आप मतलब जिद ना करें। पर ये चीज मुझे मतलब जो जहां तक मुझे जानकारी मिली है, संघ इस पे माना नहीं है, बट मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं। पर जहां तक मुझे मेरी जानकारी है वो ये है कि संजय जोशी संगठन मंत्री नहीं तो अध्यक्ष के रूप में किसी ना किसी रूप में वो आपके इसमें कार्यकारिणी में जो है, भाजपा की जो टॉप लेवल की कार्यकारिणी है उसमें आने वाले हैं, क्योंकि संघ जो है वो अड़ा हुआ। और संजय जी, बात आप समझिए, यदि अभी संघ सख्त रुख रवैया नहीं अपनाएगा तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये गुजरात के 2 लीडरों के सामने संघ हमेशा के लिए गौण हो जाएगा, एकदम छोटा साबित होगा। आप लोग भली कहते हैं कि भाई बहुत साल तक जो है वो सरकार नहीं थी भाजपा की तो भी संघ था, फिर भाजपा की सरकार चलेगी तो भी संघ था। देखिए, एक बार जब सत्ता का मजा चख लेते हैं लोग, ठीक है, तो उसके बाद में सत्ता उनके हाथ से जाए बहुत कष्ट होता है। आज आप ये समझिए कि पीएमओ से लेके सारे बड़े बड़े मंत्रालय जो हैं, इसमें जो मेरी जानकारी है लगभग 300 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़े हुए लोग जो हैं वो इन मंत्रालयों में हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू आए हैं, जो भी है, पहले से उनकी निष्ठा थी। तो ये इतना बड़ा जो मतलब अब जो है ये सब होने के बावजूद भी संघ की कुछ चल नहीं पा रही है। कारण ये है कि जो मेन जो डिसीजंस है वो सारे डिसीजन आके ये नंबर 1 और नंबर 2 पे ही रुक जाते हैं। तो संघ ने अभी संघ के अंदर में ये बात बहुत जोर शोर से है कि यदि अगर हम अभी सख्त नहीं हुए तो हम कभी सख्त नहीं हो पाएंगे। मतलब लोग हमको जो है वो सीरियसली लेना छोड़ देंगे, लोग नाम लेना छोड़ देंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए संघ अडिग है, संघ जो है टिका हुआ है, संघ जो है पूर्ण जोर लगा रहा है कि किसी न भी किसी हाल में संजय जोशी को कार्यकारिणी के अंदर में बड़े पोस्ट पे लेके आना है। संजय जी, दुश्मनी इस कदर की है, आपको जान के हंसी आएगी नरेंद्र मोदी और संजय जोशी की, कि 2015 में 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2015 में संजय जोशी जी नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे, इनके घर का पानी का कनेक्शन काट दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने जो है संजय जोशी जी ने सीधा मोहन भागवत जी से उस समय बात किया था और आधे 1 घंटे में पानी का कनेक्शन फिर से रिस्टोर हुआ था। सोचिए, मतलब जैसे 2 बच्चे नहीं झगड़ते और संघ के मुखिया जो हैं उन्होंने मतलब संधि कराया, फैसिलिटेट कराया। ये बहुत कम लोग जानते, जो अंदर के लोग उन्हीं को ये चीज मालूम है। तो मेरा कहना ये है, समझने वाली बात ये है कि ये सिर्फ आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा से बड़ी कोई और चीज। और देखिए, अब मोदी जी का तो कोई प्रतिस्पर्धा हो नहीं सकता, 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रह लिए। अब कवायद ये है उनकी तरफ से कि कैसे भी इसको कंटिन्यू किया जाए और संघ और बाकी लोग मुझे धकेल ना दे मार्गदर्शक मंडल में, ठीक है। 75 का होते से ही मेरे को मार्गदर्शक मंडल का दिशा ना दिखा दिया जाए। तो सारी जो कवायद हो रही है, सारी जो कसर है, वो यही है कि मार्गदर्शक मंडल के अंदर में मुझे ना डाल दिया जाए। तो संजय जोशी आपको आने वाले 10-15 दिन में मेरे ख्याल से रिजल्ट हरियाणा के आ ही जाएंगे, 8 अक्टूबर को है शायद रिजल्ट, है ना। तो हरियाणा का रिजल्ट आने के बाद में महाराष्ट्र इलेक्शन के पहले हो सकता है कि नाम का अनाउंसमेंट हो, क्योंकि इनको लग रहा है कि यदि संजय जोशी महाराष्ट्र बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बनेंगे तो महाराष्ट्र की जो इकाई है, जो पूरी तरीके से मॉरली डेमोरलाइज्ड है, 10 साल जो है शासन में रहने के बाद में जो उनके ऊपर में एंटी इनकम्बेंसी का एक पब्लिक का प्रेशर लगा है, वो 9 सीट लोकसभा में जो मिली है उससे तो हमें दिख ही रहा है। पर ये जो डेमोरलाइज्ड जो मैन पावर है, जो इनका डेमोरलाइज्ड जो है
ये जो इनके सैनिक है जमीनी स्तर पे, उसमें एक संजीवनी बूटी का काम करेगी, उसमें एक जीवन फूकेगी। जी संजय जी। राजीव भाई, एक शायद वसीम बरेलवी का या किसी का और शेर था, याद नहीं आ रहा मुझे शायर का नाम। उसमें था कि दुश्मनी करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो अपने पे शर्मिंदा ना होना पड़े। तो संजय जोशी और मोदी जी के रिश्तों में शायद कड़वाहट इतनी जहर भरी हो गई है, इतना ज्यादा नफरत आ गई है दोनों के रिश्तों के बीच में। और सही बात है, 10 साल तक जो आदमी एक टाइम में सितारा था, संजय जोशी, जो जाके सीधे लाल कृष्ण आडवाणी से कह देता था कि जिन्ना के मूवमेंट के बाद, जिन्ना के आपके मजार पे जाने के बाद अब आपको इस्तीफा देना होगा। वो ताकतवर संजय जोशी 10 साल तक, हमारे कहा जाता है बर्फ की सिल्ली में लगना, मतलब जो आदमी कहीं नहीं कुछ बचता है, कहते बर्फ की सिल्ली में लगा दिया गया इसको। वो आदमी बर्फ की सिल्ली में लग गया 10 साल तक। पीड़ा तो होगी होगी उस आदमी को भी कि 10 साल तक मैं हाशिए पे था। लेकिन बड़ा सवाल है कि संगठन मंत्री बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, संघ से आता है, बीजेपी में भूमिका अदा करता है। रामलाल जी को हमने देखा था, क्या नाक की बाल थे 2014 में। हाँ, नाम मतलब रामलाल से मिलने के लिए लोग तरासा करते थे। तो उस भूमिका में संजय जोशी को मोदी जी लाएंगे, किसी बैठक में मोदी और संजय जोशी आमने सामने होंगे। नेताओं का कितना कड़ा जिगरा होता है ना, कि दुश्मन, हम लोग तो जरा सी बात पे कोई कह देता है मुंह फुला लेते हैं, चिढ़ जाते हैं, मन नहीं करता उसकी शक्ल देखने का, उससे बात करने का। लेकिन नेता कैसे लोग होते हैं, इतनी नफरत हो लेकिन जब मिलेंगे तो मुस्कुराएंगे। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी, और फिर मुझे तो कभी कभी बड़ा हैरानी होती है कि क्या वक्त होता है, जो आदमी लगभग 20-25 साल से सत्ता के शिखर पर है, गुजरात के मुख्यमंत्री, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय चेहरा एक टाइम में, एक जमाने में, उनके नाम का पोस्टर लगा दो तो जिला पंचायत का, नगर पंचायत का चुनाव लोग जीत लिया करते थे। लेकिन अब वो चेहरा धूमिल हो गया, लोग उस चेहरे पे अब मानने के, झूठ बोलने के अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है। और जीवन के इस लास्ट मोमेंट पे 75वां साल शुरू हो गया, आयु हम मान लोग मानते हैं कि सभी की आयु, शरीर 75 साल के बाद तो बहुत शिथिल हो जाता है, काम करने की शक्ति नहीं रहती उतनी। उम्र के उस पड़ाव पे जब वो सोचते थे कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा, मुझे शांति दूत का पुरस्कार मिलेगा, कुछ लोग कहते थे वो राष्ट्रपति बन जाएँगे। उम्र के उस पड़ाव पर आके उनका सबसे बड़ा दुश्मन, मैं कह रहा हूँ वो ना बने, वो संगठन मंत्री ना बने, वो अध्यक्ष ना बने, लेकिन ये जो चर्चाएँ चल रही हैं, जब जी न्यूज़ पे सुभाष चंद्रा के चैनल पर ये खबर चली कि संजय जोशी अध्यक्ष बन सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट देखकर भी मोदी जी को कैसा लगा होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, शुगर बढ़ी होगी, क्या लगा होगा उनको? आपको क्या लगता है? देखिए मोदी जी जो हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अब वो इनडिफरेंट हो गए। आई मीन उनको जो लाइफ में अचीव करना था उन्होंने कर लिया है। अब कवायद है कि कैसे भी मेंटेन रह जाए भाई, कैसे भी 1 साल 2 साल में निकाल लो। पूरी हुँ, कवायद जो है, पूरी कोशिश जो है इसी की है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब अमित शाह को ऑलमोस्ट इन्होंने बागडोर दे दी है। ठीक है, बागडोर इनके हाथ में थमा दी है। क्योंकि आपको संजय जी जान के आश्चर्य होगा कि ये जो परसों आए नागपुर में, इवन नितिन गडकरी जी को भी नहीं मालूम था कि अमित शाह जो है नागपुर आने वाले हैं। नहीं मालूम अच्छा। था, वो मुझे पता चला है कि उनको, नितिन गडकरी को पता ही नहीं था कि ये नागपुर आने वाले हैं। तो इसका मतलब है, आप ये समझिए, गडकरी जी को नहीं मालूम है पर देवेंद्र फडणवीस को मालूम है, गडकरी जी को नहीं मालूम है पर बावनकुले को मालूम है, गडकरी को जी को नहीं मालूम है पर भूपेंद्र यादव जी को मालूम है। तो ये बाकी लोगों को मालूम है, इनको नहीं मालूम है। इसका मतलब है कि संघ से जो भी बात करनी है, ठीक है, ये रिव्यू मीटिंग के बहाने, है ना, उसकी तैयारी से नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में थी कि यार आप इस नाम के लिए, अध्यक्ष के लिए मत ये करो, आप भले संगठन महामंत्री ले लो। एट द एंड ऑफ द डे संगठन महामंत्री जो है वो एक समन्वय का ही तो काम करता है आरएसएस और बीजेपी के बीच में, पर फाइनल डिसीजन तो अध्यक्ष का ही रहता है। तो ये आप ये समझिए, समन्वय, ये महामंत्री का काम क्या है, संगठन, संगठन को स्ट्रांग बनाना। और बात भी सही है, देखिए आज की डेट में संगठन में अंदर ही अंदर जो है ना, लोग बड़े नाराज हैं, दिमाग लग गया, खोखला हो रहा है। आपने वो सीन देखा होगा, हरियाणा में एक आदमी खड़े होके बोल रहा है खट्टर साहब को कि भले हरियाणा में सरकार बन जाए बट हमारे एरिया से जो एमएलए को आप, जिस आदमी को टिकट दिया आपने, वो नहीं जीतने वाला। तो अब कार्यकर्ता मुंह पे आके झगड़ रहे, कार्यकर्ता जो है मुंह पे आके सवाल पूछ रहे कि भाई ये किस हैसियत से जो है आके यहाँ रिव्यू मीटिंग ले रहे।
इस तरीके से बड़े लोग नहीं पूछ रहे, बड़े नेता जिनको इनसे टिकट चाहिए, पर आम कार्यकर्ता को क्या लेना देना, उसको टिकट से मतलब नहीं है। और आप लड़ाई तो आम कार्यकर्ता के भरोसे ही लड़ते हो। आज संजय जोशी की स्वीकृति जो है, बहुत सारे लोग जो भाजपा को कवर नहीं करते, ट्रैक नहीं करते, या जानकारी नहीं है, आरएसएस को ट्रैक नहीं करते, उन लोगों को शायद संजय जोशी नहीं मालूम होगा, पर संजय जोशी का एक टाइम में वो जलवेदार था, एकदम जलवा ही जलवा था उनका। तो वो आदमी आज भी जो है संगठन के अंदर में 70 से 80% जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरीके से चाहते हैं कि संजय जोशी कैसे भी संगठन में आए, कुछ भी करके संगठन के अध्यक्ष बने, संगठन महामंत्री बने। मुझे इतने लोगों के फोन आए, आपको मैं क्या बताऊं संजय जी, आपको भी आए थे, है ना, हमको इतने फोन आ रहे, क्यों आ रहे, हमने न्यूज ब्रेक किया 15 सितंबर को, 15 सितंबर से लेकर आज तक कंटिन्यूसली फोन आ ही रहे। ठीक है, एक और मुद्दे पे आ रहे फोन, पर मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा वो 16 सितंबर को रात की बात थी, पर 15 सितंबर को जो हमने ब्रेक किया, ये 15 और 16 सितंबर मेरा लाइफ का हमेशा याद रहेगा, कभी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो ये दोनों इंसिडेंट पे एक चैप्टर जो है मैं जरूर दूंगा। ये संगठन महामंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बनेंगे। नरेंद्र मोदी आज इस स्तर पे आ गए हैं कि वो इनडिफरेंट हो गए हैं। प्रॉब्लम जो है अब वो है सिर्फ अमित शाह के, मतलब जो पैसेज है वो पैसेज स्मूथली होती है कि नहीं होती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या 75 साल का होने के बाद भी इनको मार्गदर्शक मंडल में डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है, यही चीज हमको देखना है। और ये चीजों को रोकने के लिए पूरी की पूरी कवायद चल रही है। जी संजय जी। ठीक कह रहे हैं राजीव भाई कि इसको रोकने की कवायद चल रही है, मध्यस्थता का रास्ता निकालने की बात चल रही है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं मोदी और शाह, ये दिन भी बीजेपी को देखने थे। तो जिनका कहते हैं ना अंग्रेजों के टाइम में सूर्य अस्त नहीं होता था कभी, तो वही मोदी और शाह का जलवा था कि उनकी बीजेपी में उनसे कोई सवाल करने वाला, उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता था। वक्त देखिए कि संजय जोशी को संघ कह रहा अध्यक्ष बना और मोदी और शाह बेबस हैं। आपने हरियाणा की बात करी, मैं देर रात कश्मीर से लौटा था, फिर सुबह सुबह में हरियाणा चला गया। वहाँ मैंने सबसे बड़ी विधानसभा जो है बादशाहपुर, 5,27,000 मतदाता है वहाँ पे। मैं तो सुन के शॉक्ड हो गया कि इतनी बड़ी विधानसभा। मैं वहाँ गया, एक चीज तो मैं जो अभी तक तो केवल मेरे अलग अलग पैनलिस्ट कहते थे कि वहाँ पे जवान का, किसान का, खिलाड़ी का, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय बड़े मुद्दे हैं, वो स्थानीय चुनाव पे प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन आज मैंने देखा अग्निवीर का मुद्दा मतलब बिल्कुल तबाही के कगार पे है। जिसको नौकरी सेना में नहीं भी करनी है, नौजवान है, उसको सेना से मतलब नहीं है, लेकिन वो अग्निवीर के मुद्दे पे गुस्सा है क्योंकि उसके साथ ही किसी नौजवान का हक मारा जा रहा है। मुझे लगता है कि देश भर के नौजवानों के अंदर ये जो गुस्सा बढ़ रहा है कि आदमी खाली है, करे क्या, वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो नशे का शिकार हो रहा है क्योंकि उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि हरियाणा में जवान, किसान, खिलाड़ी ये भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क कर देंगे? बिल्कुल, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। देखिए संजय जी, अब ये बात नहीं रह गई है कि भाजपा जीतेगी या हारेगी। अब सवाल सिर्फ ये रह गया कि क्या भाजपा सम्मानजनक स्थिति से हारती है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होता है हरियाणा में। ठीक है, सम्मानजनक स्थिति यानी 20 से 30 के बीच में सीट, 25 2 दर्जन इनके एमएलए आ जाएं 25 से 30 के बीच में, और सुपड़ा साफ यानी सिंगल डिजिट में आ जाए। अब पूरी कवायद जो रह गई है वो यही रह गई कि किसी भी तरीके से जो है इस इलेक्शन में एक सम्मानजनक हार हमें मिले। ठीक है, अब इसमें इसके लिए इन्होंने मुद्दा क्या बनाया, देखिए भाजपा के भी मुद्दे जानना जरूरी है। कांग्रेस के तो मुद्दे सबको मालूम है, वो हाईलाइट हो रहे हैं। भाजपा ने मुद्दा बनाया है खर्ची पर्ची का। खर्ची पर्ची का मुद्दा मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा हरियाणा के बारे में ना बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। हरियाणा में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 23, ठीक है, और इसमें 10 लोकसभा सीट और 90 विधानसभा सीट है। ठीक है, अब ये जो हरियाणा की जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो ऐसा है कि 28% के आसपास में, 28 से 30% के आसपास में जो है, 28% ही पकड़िए, वो आते हैं आपके जाट कम्युनिटी से लोग। परंतु ये जो 1/3 से भी कम जो कम्युनिटी के लोग हैं, इनका सरकारी नौकरियों पे 80% सरकारी नौकरियों पे कब्जा है। ठीक है, तो भाजपा ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से ये जो 1/3 कम्युनिटी जो है इसको हम अलग थलग कर दें और बाकी 2/3 कम्युनिटी के अंदर में इनरोड्स बनाए।
इसी के लिए आप देखेंगे कि वो बहन जी को भी लाके जो है अभय चौटाला के साथ में हाथ मिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है आपका जो डिप्टी सीएम थे वो चंद्रशेखर के साथ में हाथ मिला रहे हैं, रावण के साथ में। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि जो बाकी 66% है वो कैसे भी कांग्रेस के पास में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और दलित जो है वो भी आपका 30% के आसपास में है। तो दलितों के वोट यदि नहीं मिले तो फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की इवन फाइट है। पर ये जो 30% जो बाकी बचे हुए हैं वो अगर खिसक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हर सीट 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 से हारेंगे, कहीं 75,000, 1 लाख भी हो सकता है, ठीक है। पर कहने का अर्थ ये है कि ये जनसंख्या का जो कंपोजिशन है, ये कई लोगों से जो स्ट्रैटेजिस्ट लोग जो है आरएसएस के, बीजेपी के जो लगे ग्राउंड लेवल पे, उनसे बात करने पे समझ में आया कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। इनकी स्ट्रैटेजी, इनको मालूम है कि जाटों के वोट मिलने नहीं वाले, तो इन्होंने क्या किया है, जाटों को अलग थलग कर दिया। इन्होंने मान लिया है कि भाई 30% वोट हमको नहीं मिलने वाले, बट बाकी बचे हुए 70% का क्या, तो लेट अस फाइट फॉर दो 70%। उस 70% के लिए लड़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 30% लोग जो हैं, जाट लोग, ये बड़े मतलब इनके ये हर जगह पे जो है, हाँ मतलब इन लोग की आवाज बड़ी बुलंद है। तो हर जगह मीडिया से लेके हर जगह जो है इनकी आवाज जो है बहुत बुलंद रूप से चल रही है, जिसके कारण दूसरे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो दलित के अंदर में जो वोट डालने की जो फूट की कोशिश की जा रही है, वो फूट जो है यदि संभव हो गई तो फिर मतलब सम्मानजनक स्थिति से भाजपा हारेगी, परंतु नहीं सफल हो पाई या हंग असेंबली आ जाए, मतलब उसका पॉइंट तो नहीं, बट 5 से 10% की प्रोबेबिलिटी, उससे ज्यादा नहीं। पर ये जो मैंने आपको चीज बताया कि भाई ये सम्मानजनक स्थिति से हारते कि बुरी तरह हारते, पूरी की पूरी कवायद जो है उसी चीज के लिए है। बस एक ही चीज इनको करना, आपस में लड़े नहीं, सेल्फ गोल नहीं करें, ठीक है। वहां शैलजा कुमारी का आपने देखा कि भाई 2 दिन 3 दिन मुंह फुला के बैठी, फिर उन्होंने सफाई दी। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और आपको एक चीज और बता दूं अंदर की, ये जो कंगना रनावत और इनकी जो बात चल रही है, ये सब वेल प्लान्ड वे में बनाया गया है, ये कोहेरेंट है। कंगना रनावत जी से इस तरीके के स्टेटमेंट दिलाए जा रहे हैं क्योंकि हार के 100 बहाने, ठीक है। हार का ठीकरा किसी ना किसी के सर पे फोड़ना है, तो वो कंगना रनावत जी के जो है ना, इस माथे पे फोड़ देंगे, या खट्टर जी के माथे पे फोड़ देंगे कि उलझुल स्टेटमेंट दिया है। हरियाणा में यदि भाजपा की बुरी स्थिति आज की डेट में है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। मोदी जी के ऊपर में कोई गाज ना गिरे, इसके लिए कंगना रनावत को बेवकूफ साबित करने के लिए स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि यार इन्होंने उलझुल स्टेटमेंट दिया, बाकी लीडर्स को बोला जा रहा है और मीडिया इसको बाय कर रहा है। मीडिया जो है वो बार बार यही बात बोल रहा है, कंगना रनावत ने किया, वो किया। अरे भाई, आप मोदी जी की जो गलत पॉलिसीज इतने दिनों से 10 साल से जो हरियाणा पे लादी गई, देश के ऊपर में लादी गई, थोपी गई, उसके ऊपर आप बात नहीं करके आप भी मोदी जी को जो है एक सुमड़ी में निकल जाने का जो है एक मौका दे रहे हो। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा-सा इससे हटके, राजनीति से हटके कुछ आपसे समझना चाहता हूँ। मैं जब कल रात में कश्मीर से और वापस आ रहा था दिल्ली, तो मुझे फ्लाइट में रुनझुन शर्मा पत्रकार मिली, बहुत काबिल, बहुत योग्य पत्रकार हैं। लंबे समय तक नेटवर्क 18 और बाकी सब चैनल्स पे जुड़ी रहीं। आजकल एक इंटरनेशनल चैनल के लिए काम कर रही हैं, आप भी एक इंटरनेशनल मैगज़ीन के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि मेरे को विदेश नीति की उतनी प्रॉपर, जिसको गूढ़ जानकारी कहते हैं, ना मुझे आर्थिक मुद्दों की, ना मुझे विदेश नीति की। फौरी-फौरी पढ़ता रहता हूँ मैं, बांग्लादेश में जो हुआ वो मैंने पढ़ा, श्रीलंका में जो हुआ वो मैंने पढ़ा, अमेरिका में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, रूस में, लेकिन जो डेप्थ जो एक रिपोर्टर को जानकारी होनी चाहिए, उतनी ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल जब रुनझुन जी ने जो बातें बताई बांग्लादेश को लेके, वो मुझे नहीं पता थी। वो बांग्लादेश गईं, उन्होंने रिपोर्टिंग करी बांग्लादेश में जाके और वहाँ पे उन्होंने हालात देखे, उसके बारे में बात हुई। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अगर चूँकि बिज़नेस के आप बहुत अच्छे काबिल पत्रकार रहे हैं, बिज़नेस हाउसेज़ को कवर करते रहे हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका, इन दोनों में सत्ता परिवर्तन हुआ। दोनों लगभग भारत की सत्ता के विरोधी हैं, मोदी जी की विचारधारा के विरोधी हैं। और श्रीलंका में तो जो चुनाव हुआ, तो उसमें कह कर आए थे कि हम अडानी पोर्ट के, अडानी की लाइट्स के और इन सब ठेकों के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में तो बिल्कुल ही विरोध में मामला है कि अडानी शेख हसीना के करीबी और ये बिल्कुल विरोधी सरकार।
तो फिर इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट भी छापी कि बहुत ज़्यादा घाटा होगा, जो अडानी के बिज़नेस हैं उनको श्रीलंका में और बांग्लादेश में। क्या इनपुट है आपके पास में कि ये जो नुकसान होगा अडानी का, वो कितना बड़ा होगा? भारत सरकार कुछ जगह रिपोर्ट्स आ रही थी, भारत सरकार ने कुछ राज्यों में उस बिजली को रिपेयर करने के लिए मोदी जी के चूँकि वो दोस्त हैं, उन्होंने रिपेयर करने के लिए ये मौका दे दिया कि भई जाइए और यहाँ पे हम आपको सुविधा दे देंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में इतना बड़ा है ये नुकसान जो भारत सरकार उसकी भरपाई कर पाए? और बांग्लादेश में और श्रीलंका में फिर क्या हालात रहने वाले हैं अडानी के? क्या बिल्कुल ही मामला बिगड़ जाएगा और किस हद तक बिगड़ेगा? कितना बड़ा नुकसान होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारा जो है मैं देख रहा हूँ मीडिया में इधर-उधर जो है खबरें छप रही हैं, आ रही हैं, बट रिसर्च नहीं किया उसमें ठीक तरीके से। देखिए मैं बैलेंसिंग एक्ट का काम नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रल टूल बनने का काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, जैसे ऐसे भी इश्यू हो कुछ जाएंगे, इश्यू हो जाएँगे लोग, आपने कुछ कहा तो इश्यू हो जाएँगे। मतलब लोग बोलेंगे नहीं तो बैलेंसिंग एक्ट का काम कर रहे हैं। बैलेंसिंग एक्ट नहीं, ये चीज समझा रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए मेरे 4 पीएम के दर्शकों। जब 1995 में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं एनरॉन को उठा के अरब सागर में फेंक दूंगा। 1995 से लेके जो है दाभोल पावर प्रोजेक्ट को, 1995 से लेके 2001 तक दाभोल पावर प्रोजेक्ट को कोई भी अरब सागर में फेंक नहीं पाया। क्यों नहीं फेंक पाया? रीजन ये था कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जब लग जाते हैं तो चीजें उतनी सरल नहीं रहती है जितनी सरल हम समझते हैं। अभी आपने नाम लिया श्रीलंका का, जैसे तो सॉरी श्रीलंका का जो पोर्ट है कोलंबो पोर्ट, उसमें एक टर्मिनल 3 है जो अदानी के पास में है, ठीक है, जिसको अदानी ऑपरेट करता है। अच्छा, उस पोर्ट के भी टर्मिनल पार्ट होते हैं, पोर्ट के पार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे पार्ट होते हैं पोर्ट के। मतलब कई हाँ, पोर्ट होते मतलब उसको पोर्ट्स के पार्ट होते हैं अलग अलग। इनके पास में जो पार्ट है उसको बोलते हैं वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, पश्चिम की तरफ में, ठीक है। तो आप वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल जो WCT जो है, ठीक है, उसमें अदानी का 51% स्टेक है। ऐसा नहीं है कि अदानी 100% स्टेक ओन करता है, परंतु अदानी जो है ना बहुत स्मार्टली उसने प्ले किया। अदानी ने क्या किया कि अदानी लेके आ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। यूएसए की लेंडिंग एजेंसी जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में इन्वॉल्व है, और यूएसए के डीएफसी जो डेवलपमेंट फंड कॉर्पोरेशन जो है उसने $553 मिलियन का लेंडिंग किया इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, $553 मिलियन। मतलब लेंडिंग यानी कि मतलब लोन दिया है। अच्छा, लेंडिंग मतलब लोन दिया है, जैसे बैंक लोन देते हैं ना, वैसे ही अमेरिका की जो है वो जो यूएस डीएफसी जो है उसने लेंट किया है मनी अदानी पोर्ट को फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस WCT, वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल जो है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि दिशा नायक आ तो गए, ठीक है, अनुराग दिशा नायक ने बोला कि मैं फेंक दूंगा, पर कैसे फेंकेंगे? आज आपको मालूम है जो रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन है श्रीलंका का, उस टैक्स कलेक्शन का 60% पैसा सिर्फ पुराने लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। श्रीलंका के पास में पैसे नहीं है। हाँ, 60%। ये मेरी आने वाले दिनों में स्टोरी है, ये अभी छपेगी, ये 4-5 दिन के अंदर में एडवांस में बता दिया आपने। मैंने अपने प्यारे 4PM के दर्शकों के लिए एडवांस में बता दिया। 60% जो है श्रीलंका का जो गवर्नमेंट का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका 60% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, दूसरे कामों के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, इन सब पे पैसा खर्चा करने के लिए सिर्फ 40% ही है, पैसे नहीं है इनके पास में। और ऊपर से आप बोलोगे कि $553 मिलियन जो है, आप अमेरिका को जब तक ये पेमेंट नहीं करते, अदानी को जब तक ये भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पेनल्टी क्लॉज और बाकी चीजें भी है, जब तक कि आप नहीं भुगतान करोगे तब तक आप कैसे उसको रोक सकते हो ऑपरेशन करने से? आपने यदि रोक दिया तो IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया भर से जो आपको सहायता मिल रही है बंद हो जाएगी। इनकी ब्लड लाइन जो है, आज श्रीलंका जो है वो इंटरनेशनल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। बिना उसके जो है ये मतलब सरवाइव ही नहीं कर सकता है।
तो ये सब सिर्फ एक सिग्नलिंग था अपने देश में इलेक्शन के लिए, वोट लेने के लिए। ये वैसे ही था कि जैसे मोदी जी ने कहा था हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब वैसे ही समझ लीजिए आप। पर कहने का अर्थ है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति आज की डेट में ऐसी नहीं है कि वो, हाँ, अगर चाइना उनको पैसे दे दे, चाइना मदद कर दे, कुछ कर दे, तो बात अलग चाइना है। चाइना कर सकता है, चाइना को तो अपना हाँ, एक मतलब चाइना अगर, जमाना ही है पैर अपने। हाँ, वो हाँ क्या जी, कर ले, पकड़ो हमसे पैसे पकड़ो, इनका लोन निपटाओ, हमें आने दो आंटी, इनको भगाओ यहाँ से, इस तरह का सीधी सीधी हाँ शब्दों में कर सकता है। लेकिन हाँ बांग्लादेश में तो डिब्बा गोल हो जाएगा, बांग्लादेश में तो नहीं, बांग्लादेश में तो नुकसान हो ही जाएगा क्योंकि बांग्लादेश में तो सरकार से 36 का आंकड़ा है ही है, वहां पे भी हाँ बिजली हाँ हाँ। परियोजनाएं जो है। तो उसमें बांग्लादेश में आपके पास क्या बिजनेस का इनपुट रहेगा? मैं आपको एग्जैक्ट डाटा ही देने के लिए मैं ये देख रहा हूँ। देखिए, श्रीलंका का जो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, जो मैंने स्टोरी में मैंने लिखा है, ये मेरे डाटा नहीं है, मूडीज के है। मूडीज इंटरनेशनल जो है उसके डाटा है, ठीक है। 101.7% गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो है। और जो इनका इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू है वो है 60%, 60%। बांग्लादेश की स्थिति थोड़ी ठीक है। बांग्लादेश का डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो है 33.6%, गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो। और जो उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट टू टैक्स कलेक्शन, वो है 21.4%। तो ये श्रीलंका जैसी बुरी स्थिति में नहीं है। भारत का भी बता देता हूं, हमको अपने भी देश का पता होना चाहिए। हाँ, सही बात है। भारत का जो जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी है वो है 82.7%। और जो इंटरेस्ट पेमेंट टू टैक्स कलेक्शन है वो है 24.8%, यानी 25%। यानी हमारे देश में भी जो सरकार जो टोटल टैक्स के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रही है, उसका 1/4 पैसा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता तो ब्याज भी है। चला हाँ, जाता है। मतलब जो मैंने पुराना खाया देखा पिया है। जो है। हाँ, अच्छा, वो एक रिपोर्ट ये भी आई थी ना कि जितना जितना लोन हमने दो आजादी के बाद से 2014 तक लिया, उससे कई ज्यादा लोन, मतलब आजादी की बात है 2014 का, उससे कई ज्यादा लोन मोदी सरकार ले चुकी है। ये मैंने लास्ट ईयर जुलाई में स्टोरी किया था। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने उस चीज पे लिखा। आजादी के बाद से लेके 2014 तक भारत सरकार पे जो लोन था वो था 55 लाख करोड़ का, ठीक है। और ये 10 साल में 2014 से 24 के बीच में बढ़ के हो गया 165 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी ये ट्रिपल हो गया, ठीक है। यानी 100 करोड़, 100 लाख करोड़ से 110 लाख करोड़ का एडिशनल लोन जो है वो भारत सरकार ने लिया है मोदी राज में, इसलिए बात चलती है। परंतु उसका एक दूसरा भी पहलू है, वो ये है कि जिस रफ्तार से इन्होंने लोन लिया उसी रफ्तार से इंडिया की जीडीपी भी बढ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया की जीडीपी बढ़ाने में गवर्नमेंट का लोन, ये जो फिस्कल डेफिसिट जो है, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये प्रोडक्टिविटी गेन के कारण नहीं हुए। खैर, मेरे ख्याल से मैं शायद बहुत टेक्निकल हो रहा हूं, पर हाँ, वो कहने का यहाँ अर्थ है से आप, नहीं पाएगा। हाँ, मतलब आप आपके दर्शकों को समझने के लिए एक चीज समझ लीजिए कि अदानी का श्रीलंका के प्रोजेक्ट से तो कोई लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि उसको, उसने जो भी पैसे लगाए हैं वो मिल जाएंगे। बांग्लादेश बांग्लादेश के भी प्रोजेक्ट से इसको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट मदद करने के लिए आ रही है। इंडियन हाँ, गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको वो हम, बढ़ेगी। हाँ, पावर ग्रिड को बोल दिया गया है कि आप लाइन एक डेवलप कीजिए, ट्रांसमिशन लाइन, कि अगर वहां नहीं जा रहा पावर तो वो इधर चला जाए, ठीक है। बांग्लादेश ने 864 मिलियन डॉलर, जहां तक मुझे याद आ रहा है 864 मिलियन डॉलर अदानी पावर के दिए नहीं है, बिल रोक के रखा है $850 मिलियन का। ये अभी तक बात बाहर आई नहीं है, कहीं बाहर आ जाएगी तो भूकंप मच जाएगा कि इतने पैसे अदानी पावर को लेने हैं बांग्लादेश से। पर मेरे सूत्र जो बताते हैं वो ये है कि 860 मिलियन, 864 मिलियन डॉलर के आसपास में अदानी पावर को लेना है। तो यह अकेले अदानी पावर नहीं फंसा हुआ है, इंडिया के जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उसमें आप समझ लीजिए कि कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं, मैं नाम लूंगा तो अननेसेसरी कल को आपको ही नोटिस आ जाएंगे, पर बहुत सारे हैं। इन सब का मिला के $6.5 बिलियन जो है वो बांग्लादेश में अटका हुआ, रुका हुआ है इंडियन कंपनीज का। तो अच्छा, मतलब भारत, अडानी के अलावा और भी कंपनियां हैं? अडानी का तो सिर्फ 860 है, बाकी और कंपनी का जोड़ेंगे आप तो 6 से $6.5 बिलियन है। ये बड़ी स्टोरी है, इसमें भी सोच रहा हूं मैं लिखूं। तो प्रॉब्लम ये है कि इतना सेंसिटिव ये मुद्दा है कि जब तक पूरे डाटा हाथ में नहीं हो, लिखना बहुत ही ये है, क्योंकि मुझे कंपनीज के नाम भी मेरे सोर्सेज से पता चले कि किस कंपनी का कितना अटका हुआ है।
बट वो और जब तक जो कंपनियों का अटका है, जिस कंपनियों को काम मिला, उसमें मोदी जी की कितनी बड़ी भूमिका है। जैसे अडानी को दिलाने में मोदी जी की भूमिका का जिक्र आता है, ऐसी मोदी जी की कितनी भूमिका उन कंपनियों में है। नहीं नहीं नहीं, वो कंजम्पशन कंपनीज है, उनकी कोई भूमिका नहीं है। देखिए अदानी ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया, आप ये समझिए। अदानी ने पावर प्लांट से जो पावर बांग्लादेश में दे रहे थे, वो कोई बांग्लादेश की जनता को जो है बिजली का मजा मिले उसके लिए नहीं दे रहे थे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि 25 बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री, उसी से उसको फॉरेन रेवेन्यू मिलता है। 25% जो वहाँ की बांग्लादेश के अंदर में। एक सेकंड भैया, मैं केवल सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये मेरे को पता चला था कि जब बांग्लादेश में ये हालत खराब हुई तो इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके शेयर रेट बढ़ गए। इंडिया की टेक्सटाइल को मजबूती मिल गई, क्योंकि जो इंडिया की जो टेक्सटाइल थी वो बांग्लादेश के मुकाबले में ठप हो गई थी। वहाँ बड़ा सस्ता काम हो जा रहा था, वहाँ पे लेबर सस्ती थी। तो क्या ये बात सही है कि इंडियन टेक्सटाइल को वहाँ की बर्बादी का यहाँ फायदा मिला है? ये सही सही है ना जानकारी? मैं वही बताने जा रहा था। देखिए बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इंडिया जो बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें 25% इंडियन कंपनीज ही है। इंडियन कंपनी ने वहां फैक्ट्री लगाई है। तो ओके। ये जो है अदानी जी उन्हीं लोग को मेनली पावर सप्लाई करते थे। तो अरे वो मतलब जो जो है बाकी कंपनियां वहां काम करने गई, जिन्होंने बिजनेस किया, फैक्ट्री उनको लगाई, फैक्ट्री लगाई, उनको बिजली सप्लाई अडानी कर रहे थे। बिजली अदानी सप्लाई कर रहे हैं और ओके। लोगों को भी कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए नागपुर में 10 फैक्ट्रीज हैं, तो 10 हाँ हाँ फैक्ट्रीज को बिजली जा रही है, नागपुर के लोगों को भी मिल जा रही है। तो हाँ बड़ा हाँ स्मार्टली प्ले किया है वो जो है वो बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये मेरे को किसी ने बताया है। मतलब अब ये मैं अदानी तो मेरे से बात करते नहीं अदानी के लोग, तो मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ। पर ये जो भी इंफॉर्मेशन मेल मार्केट से मिली। मेल करके हाँ, हाँ। पूछिए उनसे क्या आपका अरे क्या कोई कहना है। जवाब नहीं आता। तो पुष्टि जो है वो वहां से हुई नहीं है, पर जो इंडस्ट्री जो है वो 25% इंडियन लोगों ने ही वहां फैक्ट्रीज लगाई है। जो टोटल फैक्ट्रीज जो है वो 25% इंडियंस की है। तो शेयर प्राइसेस उनके बड़े थे जिनकी बांग्लादेश में फैक्ट्री नहीं थी, इंडियन जिनकी अच्छा। बांग्लादेश में फैक्ट्री नहीं थी। क्योंकि फायदा तो उनको ही मिलेगा ना, बांग्लादेश हाँ की जो फैक्ट्री है वो तो उनको भी नुकसान ही है जो इंडियंस की वहां पे फैक्ट्री है। तो बांग्लादेश में चूंकि कोई इंटरनेशनल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, वहां प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि यहां मैंने जैसे श्रीलंका में बताया कि श्रीलंका को पहले अमेरिका को जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर उसको अदानी को निकालना है। तो इंडिया और अदानी तो बाद में आता है, पहले वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को समझाना पड़ेगा। उनसे पंगा ले नहीं सकती क्योंकि आईएमएफ से तो लोन उठाया श्रीलंका ने, तो कहां पंगा लेगी अमेरिका से। तो ये टेक्निकल चीजें लोगों को पता नहीं है, इसलिए पेपर में भी छप रहे, मीडिया में भी बोल रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अदानी में कैसे लोग बैठे हैं स्ट्रेटेजिस्ट। उन लोग को तो आके खुद से होके ये चीजें बतानी चाहिए कि भाई ये चीज है, ये चीज है, हमारे को यूएस के फंडिंग मिली है, यूएस की फंडिंग से हम ये कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा तो पहले इनको यूएस से निपटना पड़ेगा। अगर मैं अदानी में रहता तो मैं इस तरीके से समझाता। पर आई डोंट नो, जिन लोगों को पता है, जो आपने बोला शेयर प्राइसेस नहीं गिरे, उसका रीजन ये है कि जिन लोगों को ये चीज समझ में आ रही है वो शेयर खरीद के चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खाली मीडिया का नॉइज है। नॉइज को क्लटर करना, नॉइज को अलग निकालना, ये बहुत जरूरी है। लोग बायस की तो बात करते हैं पर कोई नॉइज की बात नहीं करता। बायस अलग चीज है, नॉइज अलग चीज है, हमको दोनों की बात करनी चाहिए। जी संजय जी। हाँ। अब जैसे अमेरिका का बांग्लादेश में तो जो सत्ता है वो तो अमेरिका की बहुत दुलारी है। एक फोटो वायरल हुआ था बाइडन का और बांग्लादेश के मुखिया का, गले ऐसे लगा रहे थे, बड़ा भाई छोटा भाई। तो निश्चित रूप से वहां तो जब अडानी जी की दाल गलेगी नहीं, क्योंकि वहां तो अमेरिका खड़ा हुआ है बांग्लादेश की सत्ता के खिलाफ। लेकिन हाँ, बाकी जगह पे आपने जो बताया ये तुलनात्मक रूप से किसी दिन पूरा बिजनेस का शो करेंगे। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बिजनेस की बातें करते हुए। हम तो बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार मंगाते हैं, उसमें 2-3 पढ़ते हैं, उसमें इतनी टिपिकल भाषा होती है, आधी सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो बिजनेस की खबरों, लेके बिजनेस की दुनिया भी एक अलग ही दुनिया है। और मैंने देखा है कि बिजनेस की रिपोर्टिंग जो मेरे 1-2 दोस्त करते हैं, वो भी बहुत भयंकर रूप से करते हैं बिजनेस की। और आप तो कितने साल से कर रहे हैं आप बिजनेस की रिपोर्टिंग? मुझे तो बहुत साल हो गए। मतलब मैंने शुरुआत किया था डिफेंस जर्नलिज्म से, क्योंकि पिताजी डिफेंस में एयरफोर्स में थे, तो न्यूज जल्दी मिल जाती थी। तो हम भी जवान थे, हमको जहां जिससे जल्दी न्यूज मिल जाए उसी में चले जाओ। आलसी रहते या मौज मस्ती करने में ध्यान ज्यादा रहता है। बट मैंने देखा कि धीरे धीरे जो है 2005 के बाद से स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाने लगा और सडनली सीएनबीसी का नाम बहुत आया। तो मैं बोला भाई अब डिफेंस से बिजनेस में आओ, क्योंकि मतलब करियर के लिए जो है वो बहुत जरूरी है ऐसे सेक्टर में घुसना जहां पे ग्रोथ नजर आ रही हो। आप देखिए आज क्यों पेरेंट्स बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब में डलवाते हैं,
क्यों नहीं मेटलर्जी पढ़वाने के लिए भेजते? क्योंकि जहां जी। ग्रोथ है वहीं आपको अपना करियर ढूंढना चाहिए। जी संजय जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आज इतनी सारी ढेर सारी बातें आपने करी। थैंक यू राजीव भाई, शुक्रिया। तो ये थे राजीव रंजन जी, आपने पूरी बात सुनी और आप सहमत होंगे कि क्या गजब के तर्क दिए उन्होंने बिज़नेस की खबरों में और क्या पॉलिटिकल बातें आपको बताई हैं। ये चैनल आपका अपना है, इसको अपना ही समझिएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।